हमारा टॉपिक था पैरासिटिज्म। हाँ, पैरासिटिज्म। हमने देखा कि कैसे पैरासाइट होस्ट को प्रभावित करता है और कैसे होस्ट अपने आप को पैरासाइट से बचाने का प्रयास करता है। लगभग बहुत सारी बातें हमने किया पैरासिटिज्म में, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो भी जानने को मिला। वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता था वो है ब्रूड पैरासिटिज्म। हाँ, ये बहुत बार सवाल पूछा जाता है, ब्रूड पैरासिटिज्म ये क्या होता है। ये कल मैंने आपको बताया कि कोयल कभी भी अपने अंडों की देखभाल नहीं करती है। वो क्या करती है, जहाँ कौवे अपने अंडे देते हैं उसके अंडों को नीचे गिरा देती है और अपने अंडे दे के आ जाती है। आपके दिमाग में आया होगा सर ये ब्रूड क्या होता है। ब्रूड का मतलब अंडे को सेजने की जो प्रक्रिया है। एक्चुअली पक्षी कुछ समय के लिए अंडों के ऊपर बैठता है और उन अंडों को थोड़ा हीट और वार्म करता है, तब उसमें बच्चे पैदा होते हैं। तो ये पैरासिटिज्म, यहाँ पैरासाइट कौन है, आपकी कोयल। हाँ, पैरासाइट कौन है, कुकू जिसको बोलते हैं, कोयल जिसको बोलते हैं। और होस्ट कौन है, वो क्रो। क्रो यहाँ होस्ट है। तो कौवा बेचारा कोयल के अंडों को पालता है, एक तरह से पैरासाइट। उसको खुद को नुकसान हो रहा है, इसको फायदा हो रहा है कोयल को। हाँ, तो ये थोड़ा सा एक कंसेप्ट था जो आपको याद करने लायक था। अभी आज नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा कॉमनसेलिज्म। ठीक है, हम इंटरेक्शन नंबर 4 की बात कर रहे हैं और इंटरेक्शन नंबर 4 है हमारा कॉमनसेलिज्म। कॉमनसेलिज्म में क्या होगा, कॉमनसेलिज्म में एक को फायदा होने वाला है और दूसरा बिल्कुल न्यूट्रल रहने वाला है। उसको ना तो फायदा होगा ना उसको नुकसान होगा। कॉमनसेलिज्म में बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं जहाँ से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। आप बोलेंगे सर आप तो हर लाइन के लिए बोलते हैं सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। भैया यही तो आपको सीखना है कि सवाल किधर से बन के आते हैं, तभी तो आप फोकस कर पाओगे ना उस टॉपिक पे। तो कॉमनसेलिज्म में जो एग्जाम्पल्स है वो बड़े यूनिक हैं, उनको थोड़ा समझना है। एक को फायदा होने वाला है, दूसरे को ना फायदा होगा ना नुकसान होगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ कौन रहता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो होता है वो है ऑर्किड प्लांट। ऑर्किड प्लांट देखिए, प्रकृति में ऑर्किड की हजारों से भी ज्यादा वैरायटी मौजूद हैं। बहुत अच्छे सुंदर फूल आते हैं इसमें, ऑर्किड प्लांट में। ऑर्किड प्लांट की कई खासियत हैं। अभी जब हम म्यूचुअलिज्म पढ़ेंगे तो वहां पे भी ऑर्किड प्लांट का नाम आएगा। अभी हम कॉमनसेलिज्म पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी ऑर्किड प्लांट का नाम आ रहा है। हमने देखा था वाइबिलिटी ऑफ सीड में तो ऑर्किड प्लांट के जो सीड होते हैं बहुत बारीक छोटे छोटे लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करता है। वहां पर भी हमने ऑर्किड प्लांट को पढ़ा था फर्स्ट यूनिट में, ध्यान देना। इसके बहुत वैरायटी हैं, इसके फ्लावर बड़े अट्रैक्टिव होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्किड में क्या होता है, ऑर्किड में एक टिश्यू होता है वेलामेन टिश्यू। वेलामेन टिश्यू, इस टिश्यू से क्या करता है, प्लांट को जितना भी पानी चाहिए वो पानी हवा से ही एब्जॉर्ब करता है। वाटर की पूर्ति कैसे करता है, एयर से एब्जॉर्ब करता है। हवा में भी पानी होता है, हवा के पानी को इसकी जो रूट होती है ऑर्किड प्लांट की वो हवा में लटकी रहती है और यहाँ पे जो टिश्यू है वो टिश्यू हवा की मॉइस्चर को ही एब्जॉर्ब करते हैं और उसी से प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस और बाकी काम करता है। वेलामेन टिश्यू जो पानी को हवा से एब्जॉर्ब करने की पावर रखता है वो पाया जाता है इसकी रूट में, वेलामेन टिश्यू। सर इसकी रूट में ये सॉइल से पानी क्यों नहीं ले लेता है, सॉइल एक्चुअली ये पौधा कभी सॉइल पे उगता ही नहीं है भाई। ये पौधा कहाँ उगता है, ये पौधा दूसरे पेड़ के ऊपर उगता है और इस कंडीशन को बोलते हैं एपीफाइट। इसको क्या बोलते हैं, एपीफाइट। एपीफाइट मतलब एपी मतलब किसी के ऊपर, किसके ऊपर, फाइट के ऊपर।
ये किसी दूसरे पौधे के ऊपर उगता है, ठीक है। तो वो पौधा कौन सा है? खासतौर पे ऑर्किड की हम बात करें, ज्यादातर ये पसंद करता है मैंगो प्लांट को, हाँ, मैंगो। तो हमको यहाँ पर कॉमन सिलेजम में जो पहला एग्जाम्पल पढ़ना है वो एग्जाम्पल है मैंगो ट्री और ऑर्किड प्लांट का। ऑर्किड प्लांट कैसा है? एपीफाइट है। ये मैंगो का पेड़ लगा है, ठीक है। ये मैंगो का प्लांट, ये इसकी ब्रांच। अब इसकी ब्रांच के ऊपर यहां पर ये प्लांट लगा है और इसकी जड़ हवा में लटक रही है। और ये ऑर्किड का प्लांट इस पौधे से कुछ भी नहीं लेता, केवल उसके ऊपर चिपका हुआ है, हवा में लटका हुआ है। ना इससे न्यूट्रिशन लेता है, ना इससे वाटर लेता है, कुछ नहीं लेता। इसके वेलामेंट टिश्यू हवा से ही तो पानी ले लेंगे, यहीं पर ये खुद अपना फोटोसिंथेसिस करेगा। हवा में बढ़िया से सनलाइट भी आ रहा है, ऊंचाई पे लगा हुआ है। यहीं से जब इसके सीड स्मॉल साइज के हवा में उड़ेंगे, दूर दूर तक वो बिखर सकते हैं, डिस्पर्सल हो सकता है सीड का, आसानी से दूर दूर तक हवा में उड़ जाएंगे। हाँ, सेफ रहेगा अपने प्रीडेटर से, क्योंकि ऊंचाई पे लगा हुआ है, तो कोई इसको खाएगा भी नहीं, तोड़ेगा भी नहीं। तो यहां पर इस ऑर्किड प्लांट को फायदे ही फायदे हैं। सीड का डिस्पर्सल आसानी से हो सकता है, प्रीडेटर से ये सुरक्षित रहेगा, सनलाइट इसको प्रॉपर मिल जाएगा। हाँ, लेकिन आप बताओ, इतने बड़े मैंगो ट्री प्लांट की डाल पर अगर ये छोटा सा पौधा चिपका है, इस मैंगो ट्री को क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। मैंगो ट्री को कोई नुकसान है ही नहीं। तो मैंगो ट्री को यहाँ पे ना तो कोई फायदा हो रहा है, ना कोई नुकसान हो रहा है, लेकिन मैंगो ट्री के साथ रिलेशन बनाकर ऑर्किड को फायदा ही फायदा होता है। ये आपका हो गया पॉजिटिव और यहां पर हो जाएगा न्यूट्रल। मैंगो ट्री न्यूट्रल रहेगा, उसको कोई नुकसान नहीं है, उसका पानी भी खर्च नहीं हो रहा है, उसका कोई भी चीज खर्च नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मैंगो ट्री और ऑर्किड प्लांट के बीच में, और ये एग्जाम्पल आपका आएगा कॉमन सिलेजम में। उल्टा पुल्टा मत कर देना, धीरे धीरे इंटरेक्शन बढ़ते चले जा रहे हैं। ये पैरासिटिज्म नहीं है, ये क्या है? कॉमन सिलेजम है। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। पहला हो गया क्लियर, वेलामेंट टिश्यू का नाम याद रखना, वेलामेंट टिश्यू। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं बार्नेकल। बार्नेकल हमने देखा था एक्वेटिक एक एनिमल है, बार्नेकल हमने देखा था, पिजास्टर वगैरह। हाँ, तो यहाँ पे बार्नेकल जो होता है वो व्हेल की बॉडी के पीछे वहीं चिपका रहता है। व्हेल तो बहुत बड़ा जानवर है, हमको पता, ब्लू व्हेल बहुत बड़ा जानवर है, यहाँ से खाता है और समुद्र में रहता है। और यहाँ छोटे छोटे जानवर इसके बॉडी पे चिपके रहते हैं, हाँ, कुछ इसके यहाँ पे ऊपर चिपके रहते हैं। तो इतने बड़े जानवर के ऊपर ही छोटे छोटे बार्नेकल लगे हैं, बार्नेकल। बार्नेकल और ये कौन है? ये व्हेल है, व्हेल फिश। इनका जो रिलेशन है वो भी कॉमन सिलेजम है। इस व्हेल के ऊपर ही छोटे छोटे जीव जंतु चिपके, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज न्यूट्रल। लेकिन इन बार्नेकल को बहुत फायदा है। क्या फायदा है? एक तो कोई भी इनको खाने के लिए इनके पास नहीं आएगा, प्रीडेटर से सुरक्षित हैं। बड़े खतरनाक जानवर के ऊपर चिपके हैं तो कोई आएगा ही नहीं इनको खाने के लिए। दूसरा, ये व्हेल जब कुछ भी खाना खाएगी खुद, तो उसके फ्रेगमेंट जो भी है फूड के, वो पानी में रिलीज होंगे, उनको ये एज ए फूड यूज कर लेती हैं। इसके लिए तो वेस्ट हो गया ना, वो इसने खाना खाया, कुछ ना कुछ टुकड़े उसके निकले, उन टुकड़ों को ये फूड के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बार्नेकल और व्हेल फिश, ये भी रिलेशन क्या है? ये कॉमन सिलेजम का है। बार्नेकल को यहाँ फायदे होते हैं, अपने प्रीडेटर से भी सुरक्षित रहते हैं, खाने के लिए भोजन भी मिल जाता है। और व्हेल जिधर जिधर घूमती है, जिधर जिधर जाती है, ये आराम से अपनी यात्रा करते हैं व्हेल के साथ साथ, नई नई जगह देखते हैं समुद्र में। तो बार्नेकल को बहुत सारे फायदे हैं, व्हेल फिश को एकदम न्यूट्रल। उसको क्या मतलब है, ये चिपक रहे, ये नहीं होते तो भी व्हेल को तो कोई टेंशन नहीं था। तो ये आपका कॉमन सिलेजम का एग्जाम्पल है।
चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो एग्जाम्पल है आपका कैटल एग्रेट और ग्रेजिंग कैटल के बीच में। सर क्या बोल गए, कुछ तो बताओ। तो ये हो गया कैटल एग्रेट और रिलेशन किसके बीच में है, ग्रेजिंग कैटल के बीच में। अब ये क्या है, इनको समझिए, बच्चे कंफ्यूज हो जाते क्या है। ग्रेजिंग कैटल का मतलब ऐसी कोई भी मवेशी, कोई भी ऐसा जानवर जो घास चर रहा है, जैसे आपके काऊ हो सकता है, बफेलो हो सकता है, या कोई और भी जानवर, हिरन हो सकता है, ये घास खाते हैं मैदान में। और इन जानवरों के पीछे पीछे कुछ पक्षी होते हैं जो उड़ते रहते हैं। कभी इनकी पीठ के ऊपर बैठ जाएंगे, कभी इनके सींग के ऊपर बैठ जाएंगे। हाँ, हमेशा जिधर जिधर घास के मैदान में ये जानवर घास चरने जाएगी, उनके आसपास ये पक्षी फुदकते रहते हैं। ये सब पक्षी हैं जो इन जानवरों के साथ रहते हैं। इससे क्या फायदा है, आप ये बताओ कि अगर ये जानवर घास के मैदान में घुसेगा, घास या झाड़ी को हिलाएगा, तो उसमें से छोटे छोटे कीड़े निकलेंगे, हवा में उड़ेंगे, तितली वितली जैसे कुछ भी है कीड़े उड़े, तो ये जो पक्षी हैं उनको तुरंत खा जाते हैं। पहले वो पता ही नहीं चल रहा था कीड़े कहाँ छुपे हैं घास में, लेकिन जैसे ही जानवर घुसता है, वो उड़ते हैं तो ये पक्षी उनको तुरंत से खा लेते हैं, इनको फूड मिल जाता है आराम से। हाँ, तो बड़ा एक विचित्र ये आपका रिलेशन है, जिसमें पक्षियों को बड़ा मजा आ रहा है। जिधर जिधर ये जानवर जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे फुदकते फुदकते जाते हैं और बढ़िया से जैसे ही कीड़ा कोई उड़ा, तुरंत उसको खा जाते हैं। अब आप बताओ, आपकी गाय और भैंस को क्या नुकसान है इन पक्षियों के साथ में रहने से? कोई नुकसान नहीं है। तो आपकी ग्रेजिंग कैटल तो हो गई न्यूट्रल, और ये एग्रेट, एग्रेट मतलब ये पक्षी, ये क्या हो गए, इनको मिला फायदा, पॉजिटिव हो गए। कौन सा रिलेशन हुआ, कॉमन सिलेजम हो गया सर, है ना। कितना बढ़िया है, आपने देखा होगा कई बार जानवर घूमते हैं, झाड़ियों में घुसते हैं, कीड़े उड़ते हैं, बस उनको तुरंत से खा लेते हैं वो पक्षी। तो उन सभी पक्षियों को नाम दिया गया कैटल एग्रेट। ठीक है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल और जान लीजिए, आपका कॉमन सिलेजम खत्म हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल कौन सा है हमारा, क्लोन फिश का। हमारा एग्जाम्पल है क्लोन फिश। और ये क्लोन फिश बहुत छोटी सी एक मछली होती है जो मिलती है सी एनीमोन के, ये सी एनीमोन है, उसके टेंटाकल्स हैं। सी एनीमोन आपका हाइड्रा, वो सिलेंट्रेटा वाले ग्रुप में। इन ये जो टेंटाकल्स हैं, इन पे तो वो सुई जैसे लगी है, नीडोब्लास्ट सेल लगी हैं इनके ऊपर। यहाँ पर ये रहती है छोटी छोटी सी मछलियाँ, इन्हीं टेंटाकल्स के आसपास ये घूमती रहती है, तैरती रहती है, इन्हीं के आसपास रहती है। अब क्लोन फिश को क्या होता है कि बाहर से दूसरा जानवर इनको नहीं खा पाता। क्यों? क्योंकि ये टेंटाकल्स उसको परेशान कर देते हैं। और ये क्लोन फिश आराम से यहाँ सरवाइव करती है, अपने प्रीडेटर से सुरक्षित रहती है, और ये अगर कुछ खाता है तो वो भी ये खा लेती है। हमेशा टेंटाकल्स के बीच में क्लोन फिश पाई जाती हैं। सी एनीमोन को कोई नुकसान नहीं है और क्लोन फिश को फायदा ही फायदा है। तो ये आपका एक रिलेशन है, ये भी क्या कहलाएगा, कॉमन सिलेजम का। आपसे सीधा पूछा जाएगा कि क्लोन फिश और सी एनीमोन के बीच में कौन सा रिलेशन है, तो आंसर क्या आएगा, कॉमन सिलेजम। चलिए अभी एक लास्ट और बचा है हमारा म्यूचुअलिज्म एज पर बुक। हालांकि उसके बाद एमन सिलेजम भी बाकी है जो आपके सिलेबस में नहीं है, उसके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट हमारा पॉपुलेशन रिलेशन है, वो है म्यूचुअलिज्म। हाँ, म्यूचुअलिज्म, ये तो हम हर क्लास में लगभग पढ़ते आ रहे हैं। ये वाला रिलेशन, एक दूसरे को बेनिफिट करना, इसको भी फायदा और दूसरी जो स्पीसीज है उसको भी फायदा है, दोनों पॉजिटिव। कुछ दो स्पीसीज के बीच में ऐसा रिलेशन है कि दोनों एक दूसरे को फायदा करते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। इसके एग्जाम्पल आपने कई पढ़े हैं अभी तक, जूनियर में बार बार आप पढ़ते आ रहे हैं। पहला एग्जाम्पल आपका लाइकेन हो जाएगा। लाइकेन किस किस के बीच का रिलेशन है, एल्गी और फंगस के बीच का है। कैसे फायदा होता है एक दूसरे को, एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है, फंगस उसको मिनरल्स एब्जॉर्ब करके देता है। तो एल्गी फंगस को फूड देता है, फंगस इसको मिनरल्स और वाटर उपलब्ध कराता है।
लाइकेन हमने पढ़ा। इनको पायोनियर स्पीसीज भी कहते हैं क्योंकि एकदम खाली जब रॉक होती है तो रॉक के ऊपर फर्स्ट आने वाला जो स्पीसीज होता है वो लाइकेन ही होता है। ये अगले हमारे एक चैप्टर में आएगा, पायोनियर स्पीसीज। पायोनियर स्पीसीज कौन होता है? जो सबसे पहले विदाउट सॉइल जो रॉक के ऊपर आ सकता है वो लाइकेन होता है, उसी को पायोनियर स्पीसीज कहते हैं। तो ये एल्गी और फंगस का रिलेशन है, एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, इसीलिए इसको हम म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल हम बात करते हैं, वो भी हमने खूब आराम से पढ़ा है, माइकोराइजा। माइकोराइजा, माइकोराइजा क्या है, किसके बीच में रिलेशन है? बड़े बड़े प्लांट हैं और उनकी रूट हैं, उनकी रूट के ऊपर फंगस चिपके रहते हैं। ये फंगस के फिलामेंट रूट के ऊपर चिपके हैं। तो ये प्लांट की रूट और फंगस के बीच का रिलेशन है माइकोराइजा। खास तौर पे जो आपका पाइनस प्लांट है, चीड़ का जो पेड़ है, उसका तो बिना ये रिलेशन बनाए सीड जर्मिनेट भी नहीं कर पाता है और प्लांट ग्रोथ भी नहीं कर पाता। कंपलसरी है उसके लिए तो कि वो ऐसा फंगस उसके पास आए तभी वो जर्मिनेट करता है। पाइनस में चीड़ का पेड़ होता है, हाँ? तो माइकोराइजा में एक्चुअली प्लांट जो होता है इस फंगस को फूड उपलब्ध कराता है और ये फंगस वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके प्लांट को उपलब्ध कराता है, वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है। तो एक दूसरे को बेनिफिट ये करते हैं, आराम से सरवाइव करते हैं। ये आपका माइकोराइजा है, ऑलरेडी हमने ये कई बार पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर क्या कुछ अलग है? अलग तो कुछ नहीं है, म्यूचुअलिज्म तो बार बार हम पढ़ रहे हैं। फिर भी यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जो है प्लांट और एनिमल के बीच का। वो एग्जाम्पल किसके बीच का है? प्लांट और एनिमल। देखिए, प्लांट को एनिमल की आवश्यकता है और एनिमल को प्लांट की आवश्यकता है। प्लांट एनिमल के लिए फूड उपलब्ध कराते हैं और एनिमल प्लांट को पॉलिनेशन उपलब्ध कराते हैं। पॉलिनेशन करेंगे और मिनरल रिसाइकलिंग करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेंगे, तो कहीं ना कहीं प्लांट और एनिमल बिना एक दूसरे के सरवाइव नहीं कर पाते हैं। प्लांट को भी देखिए, इंसेक्ट नहीं आएगा पॉलिनेशन करने के लिए तो कैसे काम चलेगा? अगर इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट है तो, हालांकि विंड और वाटर से भी पॉलिनेशन होता है, वो बात अलग है, लेकिन वहाँ डिकम्पोजर्स होना चाहिए, मिनरल रिसाइकलिंग होना चाहिए, तभी तो प्लांट को मिनरल्स मिल पाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ एटमॉस्फेयर में लगातार रिलीज होना भी जरूरी है और फूड बनाते रहना भी जरूरी है। अब यहाँ पर हम सीधा सीधा बात करते हैं इकोलॉजी में, खास तौर पे हम बात करेंगे हमारा पॉलिनेशन वाला कंसेप्ट, ठीक है? तो फ्लावर जो होते, प्लांट क्या करता है, प्लांट के अंदर कुछ ऐसे अडेप्टेशन होते हैं कि वो एक पर्टिकुलर इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। वो चाहता है कि ये इंसेक्ट मेरे पास आए और मेरा पॉलिनेशन करे। ऐसे बहुत सारे अडेप्टेशन प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, वो अट्रैक्ट करता है। लेकिन इंसेक्ट भी क्यों आएगा? प्लांट उसको कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो प्लांट उसको क्या देता है इंसेक्ट को? या तो पोलन ग्रेन देता है खाने के लिए कि भैया तुम पोलन ग्रेन खा लो, या फिर तुम नेक्टर खा लो, या फिर तुम्हारे लिए एक सेफ प्लेस मैं देता हूं अंडे देने के लिए, तुम यहाँ मेरे अंदर आके अपने अंडे दे सकते हो। हाँ, फूड भी उपलब्ध कराता है, जब अंडों से लार्वा बनेंगे, इंसेक्ट के जब बच्चे पैदा होंगे उनको फूड भी उपलब्ध करा सकता है। तो बहुत सारे रिवार्ड देता है प्लांट एनिमल को, और इन्हीं रिवार्ड के लिए इंसेक्ट आता है प्लांट के पास और प्लांट की उसको करता है पॉलिनेट। पॉलिनेट करता है तो प्लांट का जर्मिनेशन होगा, नए नए सीड बनेंगे, और क्या करता है, इन सीड का डिस्पर्सल भी करता है। डिस्पर्सल, डिस्पर्सल सीड को दूर दूर तक फैलाने में मदद करता है। अभी देखते हैं बड़े बड़े पेड़ों के सीड, वो पक्षी उनको खाते हैं और सीड को दूर दूर तक जाके जब बीट करते हैं तो वो नया प्लांट जर्मिनेट कर जाता है। तो दूर दूर तक प्लांट बिखर सकता है। तो इंसेक्ट या एनिमल खासतौर पे ये प्लांट को मदद करते हैं, तो एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था नेक्टर रॉबर,
नेक्टर रॉबर, कुछ डाकू होते हैं जो नेक्टर को चुरा लेते हैं बिना पॉलिनेशन किए, ऐसा करके एक शब्द दिया है। इसको यहाँ चीटर भी कह सकते हैं। चीटर, चीटर कौन होता है? नियम से क्या था कि उस एनिमल को पॉलिनेशन करना था और फिर रिवार्ड लेना था। अब ये कुछ चीटर ऐसे होते हैं जो रिवार्ड तो ले लेते हैं लेकिन इसको पॉलिनेट नहीं करते, तो इकोलॉजी में उनको क्या कहा गया? चीटर कहा गया। हाँ, लेकिन हमने देखा कि वाकई में इंसेक्ट प्लांट को काफी मदद करते हैं और प्लांट भी इंसेक्ट को या एनिमल को काफी मदद करते हैं, एक दूसरे का काम चलाते रहते हैं और एक दूसरे के साथ सरवाइव करते रहते हैं। कुछ प्लांट में हमने देखा कि बड़ा ही स्पेसिफिक होता है, उनका पॉलिनेशन करने वाला इंसेक्ट भी स्पेसिफिक होता है। वो फ्लावर ही कुछ ऐसा बनाते हैं, जैसे हम फिग ट्री का बात करते हैं, फिग अंजीर, उसका जो फ्लावर होता है वो कुछ इस तरह का बंद टाइप का होता है, छोटा सा छेद होता है और ये इस तरह का फ्लावर होता है, क्लोज टाइप का होता है, इसका फ्लावर क्लोज होता है। यहाँ पर इसमें फीमेल फ्लावर लगे होते हैं इसके अंदर, ये क्या है? फीमेल फ्लावर। और इसके जो मेल फ्लावर हैं वो मेल फ्लावर यहाँ अंदर लगे होते हैं, सॉरी ये वाले मेल फ्लावर होंगे, सॉरी ये वाले क्या है? मेल फ्लावर। और फीमेल फ्लावर यहाँ होते हैं इसके अंदर, ये वाले फीमेल फ्लावर हैं। अब क्या होता है कि इनको पॉलिनेशन करवाना है अपना फिग ट्री को। हाँ, अब एक पर्टिकुलर इंसेक्ट ही है जो इसके अंदर आ सकता है, हर कोई तो आ नहीं सकता। तो एक स्पेसिफिक इंसेक्ट है वास्प, एक तितली जैसा एक छोटा सा कीड़ा है, वो यहाँ पे आना चाहिए। तो ये क्यों आएगा? इसको एक्चुअली अंडे देना होता है और अंडे भी सेफ जगह पर देना है, और वो जगह भी ऐसी हो जहां पर अंडे से जब लार्वा बनेंगे तो उनको फूड भी उपलब्ध होना चाहिए। तो इसका डिमांड था कि मुझे अंडे देना है और सेफ प्लेस पर देना है और फूड की भी वहां कमी नहीं होना चाहिए। तो इस वास्प को भी डिमांड है और इसको भी डिमांड है कि मेरा पॉलिनेशन होना चाहिए। वो फ्लावर ओपन तो है नहीं कि वो अपने आप हो जाए पॉलिनेट, तो ये वास्प को अट्रैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि इसके पास जो भी वास्प को चाहिए वो सब फैसिलिटी यहाँ है। वो तितली जैसा कीड़ा इस छेद से अंदर आता है और सेफ प्लेस को ढूंढने की कोशिश करता है। जब इधर उधर से निकलेगा तो उसकी बॉडी पे मेल पोलन ग्रेन झड़ जाते हैं और वो इधर उधर जब सेफ प्लेस को ढूंढता है तो इन सभी फ्लावर को वो पॉलिनेट कर देता है और फिर बाद में अपने अंडे देकर चला जाता है। वो तितली उड़ गई, क्या कर गया? पॉलिनेशन कर गया। अब देखिए इसके अंदर जो अंडे थे वो अंडे से अब लार्वा बन गए। अब लार्वा यहाँ आराम से पोलन ग्रेन खा सकते हैं, थोड़ा बहुत फ्रूट खा सकते हैं, और यहाँ पर तो पॉलिनेशन हुआ है, सीड बन गए। अब सबको थोड़ी खा जाएंगे, थोड़ा बहुत खाएंगे, बाकी ये इसके अंदर अब सीड बन जाएंगे, ये भी थोड़े से बड़े होंगे तो ये भी उड़ के चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं प्लांट की स्पीसीज भी बच गई और वास्प की स्पीसीज भी बच गई। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको समझना चाहिए कि अगर ये वास्प खत्म हो गई तो क्या ये फिग ट्री भी जीवित रह पाएगा? इसकी स्पीसीज कैसे बढ़ेगी बिना पॉलिनेशन के? और कोई तो आता ही नहीं है, एक स्पेशल ही आता है। हाँ, या फिर अगर ये वास्प आपका मान लीजिए चेंज हो गया या ये हो गया तो कहीं ना कहीं सीधा सीधा इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। ये दोनों को एग्जिस्ट रहते हैं, जहां फिग मिलेगा वहां ये वास्प मिलेगी, जहां वास्प मिलेगा वहां ये फिग जरूर होगा। ये को एग्जिस्ट पाए जाते हैं। हाँ, साथ साथ ये यहां पर देखने को मिलता है। और यहां पर म्यूचुअलिज्म की बात करें तो को इवोल्यूशन भी देखने को मिलता है। को इवोल्यूशन, अगर एक स्पीसीज में कुछ चेंज हुआ तो दूसरी स्पीसीज भी अपने अंदर चेंज कर लेती है, जैसे हमने वहां पे देखा था पिछले इंटरेक्शन में। हाँ, वहां पे पैरासिटिज्म था, अगर अंडे कौवे ने अपने थोड़े से भी चेंज किए तो कोयल को भी अपने अंडे चेंज करना पड़ता था। को इवोल्यूशन की बात करते थे हम, प्रीडेशन वहां पे पैरासिटिज्म में। ऐसे ही यहाँ पर जो साथ साथ रहते हैं एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, इनके अंदर भी को इवोल्यूशन देखने को पाया जाता है। हम इसको समझेंगे एक ऑर्किड प्लांट के एग्जाम्पल से, ठीक है।
तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्किड प्लांट, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में अकेला वो पूछ लिया जाता है। चलिए अब मैं बात करता हूं, एक ऑर्किड प्लांट है, ठीक है। ऑर्किड भी मैंने बताया हजारों टाइप के हैं। यहां पर ऑर्किड एक स्पेसिफिक है जिसका नाम आपको याद रखना है। ऑर्किड का नाम है ऊफाइरस, ऊफाइरिस, ऊफाई, थोड़ा सा स्पेलिंग, OPHRYS, ऊफाइरिस। ऊफाइरिस नाम का क्या है, ऑर्किड प्लांट। इसको पॉलिनेशन करना है, लेकिन इसका पॉलिनेशन केवल एक स्पेसिफिक इंसेक्ट ही कर सकता है, और वो इंसेक्ट है आपका बम्बल बी। इंसेक्ट क्या है, बम्बल बी। एक मधुमक्खी टाइप की है, थोड़ा सा उसका पेट फूला हुआ सा होता है, बम्बल बी। आप गूगल पे थोड़ा देखेंगे, आपकी बुक में भी एक फोटो दिया है, वो बम्बल बी। केवल ये बम्बल बी ही ऐसा इंसेक्ट है जो ऊफाइरस के अंदर पॉलिनेशन कर सकता है, पॉलिनेशन कर सकता है। तो इस इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कि बम्बल बी उस ऑर्किड के पास आए, ऑर्किड ने कुछ अपने अंदर इवोल्यूशन किया है, कुछ डेवलप कर लिया है अपने अंदर। उसका जो फ्लावर होता है, और इस ऊफाइरस ऑर्किड का जो फ्लावर है उसमें बहुत सारी पीटल्स हैं। हाँ, ये पीटल्स हैं, यहाँ पर इसके स्टेमन और ये हैं, और इस तरह का फ्लावर है। एक्चुअली आपने गौर किया, मैंने एक पीटल कुछ अलग टाइप की बना दी, और इसके ऊपर अलग चटकदार कलर से होते हैं, और बाकी का फ्लावर नॉर्मल है, उसके स्टेमन और पोलन ग्रेन वगैरह यहाँ पे मौजूद हैं। ये जो एक स्पेशल पीटल है, ये पीटल उस बम्बल बी को अपनी फीमेल के जैसा दिखता है। किसके जैसा दिखता है, फीमेल के जैसा दिखता है। वो इंसेक्ट समझता है कि ये पीटल्स नहीं है बल्कि एक फीमेल है उस इंसेक्ट के लिए, और वो इसके साथ स्यूडो कॉपुलेट करने की कोशिश करता है, इसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाने की कोशिश करता है, और इसी के चक्कर में इसके चारों तरफ ये मंडराता है, और उसी दौरान इन फ्लावर को पॉलिनेट कर देता है। एक्चुअली वो अपना सेक्सुअल डिमांड पूरा करना चाहता है इस पीटल्स की मदद से, और एक फ्लावर से जब उड़कर वो दूसरे फ्लावर के पीटल पे जाएगा तो यहाँ के पोलन ग्रेन यहाँ पर भी पहुंच सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है। बहुत सारे फ्लावर लगे हैं, जगह जगह उसको अपनी फीमेल दिख रही है, तो ये बम्बल भी उस पीटल्स के कारण अट्रैक्ट होता है, और अपना सेक्सुअल डेसिट पूरा करने के लिए यहाँ स्यूडो कॉपुलेट करता है। यहाँ पे कुछ नए नाम आ रहे हैं। पहला नाम आया आपका स्यूडो कॉपुलेट। एक्चुअली वो रियल सेक्सुअली रिलेशन तो नहीं बन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिलेशन जैसा बना रहा है। स्यूडो कॉपुलेट इसको हम बोलते हैं, और ये क्या डिमांड पूरा कर रहा है, अपना सेक्सुअल डेसिट पूरा कर रहा है। अपना सेक्सुअल डेसिट। ये थोड़े नए शब्द है, आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये बम्बल बी इस ऑर्किड प्लांट के पीटल्स को स्यूडो कॉपुलेट करता है, जिसके दौरान इस फ्लावर के अंदर क्या हो गया, पॉलिनेशन हो गया, और इस बम्बल बी को क्या बेनिफिट हुआ, इसको इसका सेक्सुअल डिजायर कंप्लीट हो गया। तो दोनों को यहाँ बेनिफिट लगभग देखने को मिल रहा है, इसलिए हम इसको म्यूचुअलिज्म में कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इस बम्बल बी की जो फीमेल है, उस फीमेल की बॉडी में कुछ कलर में चेंज आ गया, उसके ऊपर कुछ स्पॉट बन गए अलग। अब बम्बल बी इस पीटल को अपनी फीमेल नहीं समझेगा, क्यों, क्योंकि इसकी फीमेल में तो कुछ परिवर्तन आ गए। तो अगर इसको सरवाइव करना है तो इसको भी को इवोल्यूशन करना पड़ेगा, अपने पीटल्स में वो ही फिर से डेवलप करना पड़ेगा जैसा कि उसकी फीमेल के ऊपर है। अगर ये इसने अपना चेंज कर लिया तो फिर से इंसेक्ट इधर आके अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर को इवोल्यूशन देखने को मिलता है, को इवोल्यूशन भी देखने को मिलता है। क्यों, अगर बम्बल बी की फीमेल में मॉडिफिकेशन हुआ तो ऑर्किड ऊफाइरस के पीटल्स में भी मॉडिफिकेशन देखने को पाया गया, देखने को मिला। इसलिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, 3 नंबर में इसको पूछा जाता है। आपको याद रखना है ऑर्किड कौन सा है, आपको याद रखना है उसका पॉलिनेटिंग एजेंट कौन सा है,
और दोनों को क्या बेनिफिट मिलते हैं। आई थिंक ये आपको को इवोल्यूशन सहित समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे तो आपका बुक खत्म हो जाता है, ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आपका पॉपुलेशन इंटरेक्शन काफ़ी दिन मैंने आपको पढ़ाया, काफ़ी पॉइंट पे मैंने आपको हाईलाइट किया, मुझे लग रहा है समझ में आया होगा। अब लास्ट एंड फाइनल जो आपकी बुक में तो नहीं है, फिर भी मैं पढ़ा देता हूं, एमन सेलिजम। एमन सेलिजम, AMENSALIS, एमन सेलिजम। ठीक है, एमन सेलिजम क्या है? एमन सेलिजम एक ऐसा रिलेशन है जिसमें एक को तो होने वाला है नुकसान, निगेटिव, और दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, वो रहने वाला है न्यूट्रल। हाँ, वो रहने वाला है न्यूट्रल। तो ये रिलेशन कहां देखने को मिलेगा भाई? एक को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर इसके संपर्क में ये आ गया तो इसको जरूर नुकसान हो जाएगा। ऐसा कोई एग्जाम्पल? बहुत बढ़िया एक क्लासिकल एग्जाम्पल है इसके लिए। आपने पढ़ा भी होगा, एक फंगस है जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। याद आया आपको? ये फंगस क्या रिलीज करता है? पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक रिलीज करता है। एंटीबायोटिक, हाँ, ये बनाता है, नॉर्मल है, उसका नेचुरल प्रोसेस है। अब यहां पर मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है। अब देखिए, फंगस के साथ बैक्टीरिया रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फंगस को, फंगस इज द न्यूट्रल, जीरो। लेकिन अगर इस फंगस के संपर्क में ये बैक्टीरिया आया तो क्या होने वाला है? एंटीबायोटिक उसको मारना शुरू कर देगा, मतलब इसको नेगेटिव हो जाएगा। तो पेनिसिलियम नोटेटम फंगस और बैक्टीरिया का रिलेशन कहीं ना कहीं हमको एमन सेलिजम शो करता है, जिसमें एक को नुकसान होता है। अगर ये बैक्टीरिया इस फंगस के संपर्क में आएगा तो जरूर इसको नुकसान होगा, लेकिन ये बैक्टीरिया अगर फंगस के संपर्क में आ रहा है तो फंगस को कोई फर्क नहीं पड़ता, बैक्टीरिया आए या बैक्टीरिया ना आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से हमारा पॉपुलेशन इंटरेक्शन चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, और एक चैप्टर और आपके बचता है यहाँ, उसको भी हम आराम से पूरा करेंगे, और रिड्यूस्ड सिलेबस जो सीबीएसई का है वो लगभग आपका पूरा हो जाएगा। तो ठीक है, वो चैप्टर भी हम जल्दी कल की क्लास में शुरू करेंगे।